अभी तक के वीडियोस में हम लोग ने कवर कर लिया है अकाउंट्स को, बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को, जिसमें बिजनेस स्टडीज़ हमारा पूरा का पूरा कवर हो चुका है और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जो है हमने पहला पहला चैप्टर देख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आज के टॉपिक में एक ऐसे सब्जेक्ट पे आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्स और साइंस, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि जब ये आर्ट्स और साइंस है तो इसे कॉमर्स वाले क्यों पढ़ते हैं। तो हम इसके भी क्वेश्चंस जानेंगे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है स्टैट्स। हाय, मेरा नाम है अक्षय और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉमर्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो देख लेते हैं स्टैट्स क्या होता है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जिसके हम आज स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसका जो पहला शब्द था, ठीक है, ये एग्जाम में आता है कि ये कहाँ से आया है। तो ये दो जगह से लिया गया है। पहला तो ये लिया गया है इटालियन शब्द से, ठीक है। इटालियन में इसका नाम होता है स्टैटिस्टा और इसका मतलब होता है स्टेट्समैन, यानी कि पॉलिटिशियन। जो पॉलिटिशियन होते हैं इटालियन में स्टैटिस्टा का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर दूसरा इसको लिया जाता है लैटिन शब्द से। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों के बीच में, याद कर लीजिएगा इसको। स्टैटिस्टिकम बोलते हैं, ठीक है, और उसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। ये हमारा लैटिन शब्द है। और पुराने ज़माने में जब आप बात करोगे एंशियंट इजिप्ट की, तो वहीं से इसकी ओरिजिनेट हुआ है, तो अभी हम आगे देखेंगे। तो जब ये इजिप्ट से ओरिजिनेट हुआ है तो वहाँ पे ना राजा वाजा जो है, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे। तो उनका काम था साइंस में और एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा वो लोग ध्यान देते थे। इस वजह से इसको किंग्स, साइंस ऑफ किंग्स भी बोला गया है, ठीक है, स्टैट्स को। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। बात है साल 3050 की, 3050 BCE की, बिफोर क्राइस्ट एरा की, ठीक है। तो उसमें जो है पहला सेंसस हुआ इजिप्ट में। इजिप्ट में जहाँ पे पिरामिड है, और पिरामिड के कंस्ट्रक्शन जब होने वाला था उसी के लिए हमारा पहला सेंसस होता है। कब? साल 3050 में इजिप्ट में, ठीक है। और जो मॉडर्न, अगर हम आज की बात करें जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो इसको लेके आए गॉटफ्राइड एक्नेवॉल, जो एक स्टैटिस्टिशियन थे या फिर आप उनको एक मैथमेटिशियन बोल लीजिए। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स को पहली बार लेके आए 1749 में, ठीक है। ये हमारी मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स थी और ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। अगला आप देखिए, जो बाउली हैं, इनका क्वेश्चन एग्जाम में ना आए ऐसा बहुत कम होता है कि स्टैट्स का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और इनकी डेफिनेशन ना पूछी जाए। तो स्टैट्स को जो हम साइंस बोलते हैं वो इन्हीं नहीं बोला है, ठीक है। और इन्होंने बोला है इट इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग, इट इज़ द साइंस ऑफ एवरेज, AVJ लिखा है मैंने, एवरेज, ठीक है ना। तो इन्होंने ही जो है स्टैट्स को बोला है ये साइंस है किसकी? काउंटिंग की और एवरेज निकालने की। और इनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इम्पॉर्टेंट कोटेशन जो इनकी है, जो इनकी एक कही हुई एक इनका वाक्य है, वो है ग्रेट नंबर्स आर नॉट कैलकुलेटेड बट आर एस्टिमेटेड। जो बड़े नंबर्स होते हैं उन्हें कैलकुलेट नहीं करा जाता है, उन्हें एस्टिमेट किया जाता है। ये किसने बोला है? बाउली ने। ये एग्जाम UGC नेट अल्टी ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो ये हमारी ब्रीफ हिस्ट्री थी। इसके अलावा आपसे स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला, स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट में आगे बढ़ जाती है, ठीक है। एक होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल, तो प्लूरल हम देख लेते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, इसकी जो प्लूरल है वो क्या है? प्लूरल क्या है? कलेक्शन ऑफ, देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, पहले आप समझ लीजिए इसको। जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को कहीं से, रॉ डेटा को उठाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? प्लूरल फॉर्म। और जब उसका मेथड से, किसी स्टैटिस्टिक्स की मेथड से एक प्रॉपर आप उसका एनालाइज करते हैं, एक उसको आप अच्छे से प्रोसेस करते हैं, तो उसको हम जब मेथड यूज़ करते हैं, जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म। तो प्लूरल में क्या है कि स्टैट्स को डेटा कब माना जाएगा? अब ये देखिए, पहले तो वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। पहले तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है। मैं अगर बोलूँगा कि मेरे पास, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, हितेश इज़ मोर हैंडसम देन मी, हितेश अगर मुझसे ज़्यादा हैंडसम है, तो ये एक डेटा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे किसी नंबर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना ज़रूरी है।
अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। ठीक है, जो डेटा है आपका अगर उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कि अगर हम बताते हैं कि हमारे 50 एम्प्लॉयज़ की सैलरी 1000 रुपये है, अगर हम उसे 1200 रुपये कर देते हैं तो वो अफेक्ट कर जाएगी आपके आगे जो एनालिसिस और जो आपका सिंगुलर फॉर्म है ना। नेक्स्ट, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपकी जो एक्यूरेसी होती है, ये हमने जो है आपका क्या कहते हैं अकाउंट्स में भी देखा है कि एक रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो डेटा की जो आपकी एक्यूरेसी है वो रीजनेबल होनी चाहिए। अगला आता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या हुआ कि आप जब डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो एक सिस्टम से उसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपने माला माल वीकली में देखा होगा, फर्स्ट सीन जब वो कहते हैं कि आपके घर में शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं, बाद में पूछते हैं बच्चे कितने हैं और शादी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में करना है, वरना आपको भी थप्पड़ ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला जो है सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है डेटा? सिंगुलर जैसे मैंने आपको बताया मेथड जो होते हैं, जो हमारे मीन मीडियन मोड होते हैं, जो हमारा कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो पूरी सीरीज़ है आप इस पूरे सीरीज़ को देखिएगा, आप शुरू से एंड तक समझ जाएंगे स्टैट्स क्या होती है, आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो मेथड है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म। अब देखिए कुछ एग्जाम में ये वाले पूछे जाते हैं कि ये डेटा है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक ये वाला कई बार पूछा गया टीजीटी में, अ काऊ हैज़ 4 लेग्स। तो क्या ये डेटा है? देखिए 4 न्यूमेरिकली है, और काऊ हैज़ 4 लेग्स ये फैक्ट भी है, लेकिन क्या ये डेटा है? नहीं, ये डेटा नहीं है, कि ये एक नंबर है। आपने बताया एक नंबर और डेटा के बीच में डिफरेंस है, डेटा को हम हमेशा कंपेयर करते हैं। आप बोलेंगे काऊ हैज़ 4 लेग्स वाइल हितेश हैज़ 2 लेग्स, तब जाके वो कंपेयर होगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं डेटा को। ठीक है, अगला, आई हैव 1000 रुपीज़। अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास 1000 रुपये हैं और हितेश के पास 4 लाख रुपए हैं, तो जाके जो है ये कंपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक नंबर दे दिया कि मेरे पास 1000 रुपये हैं। और अगला आप देखिए, हितेश इज़ मोर हैंडसम देन आई एम। तो मोर और लेस की बात नहीं होगी, आपको एक नंबर देना पड़ेगा कि हितेश जो है मुझे से 90% ज़्यादा हैंडसम है। तो उसका एक पर्टिकुलर एक फॉर्म होता है, तब उसको डेटा माना जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, टूल क्या होते हैं। और जैसा कि हमने अकाउंट्स में भी एक जगह पढ़ा था, आपको अच्छे से याद होगा, अगर नहीं याद है तो मेरा वीडियो देख आइएगा, कि जब हम अकाउंट में कुछ अरेंजमेंट्स आते हैं कि हम कौन सी चीज़ पहले करते हैं कौन सी बाद में, तो आपको वो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। वैसे ही स्टैट्स में भी है, जब आपसे पूछा जाएगा टूल्स क्या हैं इसके, तो आपको इस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना है। जैसे कि हमने अकाउंट्स में भी देखा था, ये क्वेश्चन आपसे अरेंज करने को पूछा जा सकता है, जंबल फॉर्म में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ABCD को अरेंज करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कलेक्शन। और देखिए ये जो बॉक्स है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या कवर करता है, स्टैट्स के जो पूरा भी टॉपिक है इसको कवर करता है हमारा ये बॉक्स। देखिए हम आगे वाले जो चैप्टर है उसमें सेंसेस, सैंपल, ये जो टेलीमार्क्स हैं, टेबल, बार ग्राफ, मीन मीडियन मोड और जो कंक्लूजन है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब देखिए मैं अभी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और स्टैट्स में 2 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, अपने डेटा को जो होता है हमारा कलेक्शन होता है उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं या पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम पॉपुलेशन को ओवर द होल, जब पूरे एक होल पॉपुलेशन को जो है एक एक करके जो है एनालाइज करके उसका डेटा बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे सेंसस। और जब हम कुछ सैंपल को उठा के जो है उसको क्या कहते हैं, उसकी पूरी पॉपुलेशन को जज कर लेंगे, तो हम उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे सैम्पलिंग। ये हम आगे वाले चैप्टर में बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, सीरियल नंबर में ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर जो है हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे भी आप ऑर्गेनाइज करते हो, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगला आप देखिए प्रेजेंट कैसे करते हैं हम डेटा को। आपने देखा होगा कि हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं, और जब हम बार ग्राफ सीखेंगे तो उसमें देखेंगे ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम इसको जो है रेड कलर से कर देते हैं, इसको येलो कलर से कर देते हैं, इसमें डॉट्स बना देते हैं, है ना। तो आप डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हो, या फिर हम जब पाई चार्ट बनाते हैं, है ना, तो हम ये देखते हैं कि पाई चार्ट में कौन सा सेक्शन कैसा है। तो आप डेटा को जो है प्रेजेंट कैसे करते हैं, टेबल, ग्राफ या फिर डायग्राम से, उसको बोलते हैं क्या, प्रेजेंटेशन में। ये भी हम आगे सीखेंगे।
अगला एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ डेटा क्या होता है? हम जब मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज, एवरेज उस डेटा का निकालते हैं तो उसको बोलेंगे एनालिसिस। और जो लास्ट आता है वो है क्या? कंक्लूजन। जब हम सारा का सारा डेटा निकालेंगे तो उससे कंक्लूड भी तो करेंगे, बताएंगे भी तो कि ये है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो जब हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे तो उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमिक्स बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछी जाती हैं। दो ब्रांचेस हैं स्टैट्स की, एक है इन्फरेंशियल और एक है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है। देखिए बहुत आराम से आप इसको समझ लीजिए, इसमें बस समझ लीजिए, एक लाइन में आप समझ जाएंगे। जब हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ब्रांच। और जब हम उसको कॉन्क्लूड करते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं, है ना, तो हम बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारी दो ब्रांचेस ऑफ मैं इकोनॉमिक्स जो है अभी अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, इस वजह से मेरे मुंह पे इकोनॉमिक्स आ रहा है। ठीक है, ओके। लिमिटेशन क्या होते हैं स्टैट्स के? स्टैट्स के देखिए मैंने यहाँ पे एक सैड इमोजी भी बना रखी है, और इस सैड इमोजी का मतलब है डिसएडवांटेज लिमिटेशंस। तो पहला तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करता है, ये क्वालिटेटिव नहीं देखता है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव देखता है। ये नहीं देखता है कि मैंने कितनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, ये देखता है कि हितेश के पास मेरे से ज़्यादा पैसे हैं। अगला, स्टडी ऑफ एग्रीग्रेट ओनली। ठीक है, ये इंडिविजुअल की वो नहीं करता, ये हमेशा देखता है कि एग्रीग्रेट, पूरे जो पॉपुलेशन की जो मैंने बात करी यूनिवर्स की, उसमें क्या है, ये इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ डेटा, डेटा को हमेशा एक फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर आप रुपीज़ में डेटा ले रहे हैं तो सारे के सारे रुपीज़ में होंगे, और अगर आप जो है डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं किसी डॉलर में तो फिर वो सारे के सारे डॉलर या यूरो में, जो आप एक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वही होना चाहिए शुरू से एंड तक। तो होमोजेनिटी होनी इसमें ज़रूरी है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। यूज बाय ओनली एक्सपर्ट। ठीक है, अब डकवर्थ लुईस की बात करते हैं। डकवर्थ लुईस जो क्रिकेट खेलते हैं, एम एस धोनी जो है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट कहा था कि मुझे नहीं समझ में आता है। तो ये उसी को समझ में आ सकता है जो स्टैटिशियन है, ठीक है, जो सीएसओ में काम करता है, जो एनएसएसओ में काम करते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, उन्हीं को समझ में आ सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब हम लोग को नहीं समझ में आता है कि ये टीम कैसे जीत गई डकवर्थ लुईस की वजह से, और हमारी टीम कैसे हार गई डकवर्थ, या हमारी टीम कैसे जीत गई और वो लोग अच्छा खेल रहे थे, वो लोग कैसे हार गए डकवर्थ लुईस से। तो ये भी डेटा का एक लिमिटेशन है। अगला, डेटा में मिसलीड। डेटा मिसलीडिंग कर सकता है, कैसे कर सकता है? मानिए हितेश की इनकम जो है वो है 1000 रुपये, मेरी इनकम है 10 रुपये, और अंबानी की इनकम है 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी इनकम बनी? टोटल इनकम बन गई आपकी 1110, है ना। और अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 3 3 9, और 10 11, 3 3 21, और 7 यही आएगा। मेरी मैथ्स हो सकता है कमजोर हो, 370 आएगा। अब आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे अगर, तो वो हो गई 370। जो बेचारा हितेश 1000 रुपये कमा रहा था, पर कैपिटा में उसकी इनकम आ जाती है 370। और जो मैं 10 रुपये कमा रहा था, जो 10 ही रुपये थे सिर्फ, वो पर कैपिटा इनकम में बढ़ के कितनी हो जाती है? 370 हो जाती है। और वहीं जो अंबानी 100 रुपये कमा रहा था, उसकी भी 370। तो सबको इन्होंने इक्वल कर दिया पर कैपिटा इनकम में, आपने डेटा निकाला। तो ये आपको मिसलीड कर सकता है, इसलिए आपको एक्चुअल फैक्ट जानना ज़रूरी है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन अभी तक तो हमने इसकी सिर्फ कठिनाई और बुराइयां देखी हैं, ये तो देखें कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, और इकोनॉमी में इसकी क्या ज़रूरत होती है, और कॉमर्स वाले इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, है ना। हम लोग डेटा को क्वालिटी में, जैसे मैंने मोर और लेस बताया, ये नहीं। इकोनॉमिक्स में अगर आप जो है कोई भी अपनी पॉलिसी बनाएंगे, या कोई भी आप अपना आगे का फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, तो वो आपको एक डेटा अवेलेबल होना चाहिए। आपसे बोला जाता है डेटा इज़ द न्यू ऑयल। ठीक है, तो जो डेटा है वो आपका जो है अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। अगला, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। देखिए इंटरसेक्टोरल क्या होता है? जब हम सेक्टर्स में कंपेयर करते हैं, देखिए आपको एक बात बताता हूँ, एक स्टोरी आपको बताता हूँ। जो सबसे अमीर इंसान थे, वॉरेन बफेट थे, नहीं है, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट, वो 6 साल की उम्र से, जो मैंने 6 लिखा है, 6 साल की उम्र में क्या करते थे? जब हम लोग 6 साल की उम्र में थे तो क्या ही करते थे, हम लोग टीवी देखा करते थे, अलादीन देखा करते थे, या डीडी मेट्रो पे जो है प्रोग्राम देखा करते थे। और जो वॉरेन बफे हैं वो क्या करते थे, वो
कोका कोला जहाँ पे पेप्सी जो सॉफ्ट ड्रिंक होती थी ना, तो वहाँ शॉप के बाहर जाके पेप्सी, कोका कोला और जो बाकी सॉफ्ट ड्रिंक हैं उनके ढक्कन इकट्ठा करते थे, ठीक है। और जब ढक्कन इकट्ठा कर लेते थे तो वो देखते थे कि कौन सी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, कोक ज़्यादा खरीद रहे हैं या पेप्सी ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कोक ज़्यादा खरीद रहे हैं, और कोक उन्होंने खरीदी 24 सेंट्स में, और 30 सेंट्स में उन्होंने बेच दी। तो 0.4 सेंट उस उम्र में, जब हम लोग जो है जानते भी नहीं थे पैसे क्या होते हैं, उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। तो इन्होंने ये सब कैसे करा? इन्होंने कंपेयर करके करा। किसको कंपेयर करा? सेक्टर्स को। और टाइम कंपेयर, अब अगर आप टेम्पोरल टाइम की बात करें, ये तो सेक्टर की बात हो गई है ना। अगर आप टाइम की बात करें तो आपने, अभी चल रहा है 2021 का दिसंबर, तो आपने सोचा कि 2019 में जब इलेक्शन होने थे उससे जस्ट पहले जो है रेलवेज़ की वैकेंसी आ गई थी। तो इस बार भी जब जैसा प्रेस रिलीज में आ गया, तो इलेक्शन से जस्ट पहले टीजीटी, पीजीटी, एलटी की भर्ती आ सकती है, क्योंकि थाली में पुलाव आया, गरीब की थाली में पुलाव आया, मतलब चुनाव आया। तो आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी, आपने टाइम से कंपेयर कर लिया। आपने देखा कि जब बारिश का मौसम आता है तो छाते और जो क्या कहते हैं आपका रेन कोट्स होते हैं, ये ज़्यादा बिकने लगते हैं, है ना। तो आपने टाइम, सर्दियाँ आती हैं तो स्वेटर ज़्यादा बिकने लगते हैं, तो टाइम से आपने कंपेयर कर लिया। तो टेम्पोरल कंपैरिजन इसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। देखिए, जब आप कंपेयर करते हैं तो आप फोरकास्ट करते हैं कि मुझे कौन सा अपना मतलब क्या आगे करना है। कोई इमरजेंसी आ रही है, मतलब पेट्रोल के दाम हो सकता है अभी बढ़ा लो, हो सकता है आगे चुनाव के बाद फिर से महंगे हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है हम फोरकास्ट कर पाते हैं चीज़ों को, और हम देख पाते हैं कि हम आगे की पॉलिसीज़ क्या हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। इसी के बेसिस पे हम अपनी आगे की पॉलिसी बनाते हैं। ये सब मैंने आपको अपने टर्म्स में बताया है। आप अगर इसी को सोचिए गवर्नमेंट के टर्म्स में, तो वो जो बजट बनाते हैं, जो उनका डिफेंस का बजट है, एग्रीकल्चर का बजट है, वो सब इसी के बेसिस पे ही बनाया जाता है। तो इसी वजह से हमारी इकोनॉमी के लिए जो हम बजट बनाते हैं उसके लिए स्टैट्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बोर्ड आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 या 4 नंबर आपके इस बोर्ड से बनेंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो इनमें से, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीएस फाउंडेशन एंड और या फिर नेट, ठीक है। इससे आने ही आने हैं, क्योंकि ये बेसिक है। इसके बाद जो है हम अपनी जो स्टैट्स की सीरीज़ चलाएंगे, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और ये जो बोर्ड है इसकी फ़ोटो मैं खींच के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जाके प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोट्स मिलते रहें, ठीक है। और इस चैनल पर आप नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और हम लाइव क्लासेस जो है यूट्यूब पर भी ले सकें, कि हमको रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड करने वाली दिक्कत ना हो। हमको सीधे से सीधे आपकी लाइव इंटरेक्शन क्लासेस, जिसमें आप भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, मेरा चैनल देखते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिए, कि ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी पूरी हो जाए। प्लस मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे हम अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 6000 MCQs आपके पूरे सॉल्व करा देते हैं। और अगर आप 6000 MCQs सॉल्व करके जाओगे, तो उसमें से 125 MCQs में से कम 100-110 तो फंसेंगे ही फंसेंगे, या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आप जो है जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगले वीडियो का वेट करिए। सारे नोट्स बना लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।